अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने चैनल की एक और वीडियो जो है गेंटिंग हाईलैंड की। मलेशिया के रोड और हाईवेज बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हैं और गेंटिंग हाईलैंड का सफ़र उससे भी ज़्यादा हसीन। कोलालमपुर से गेंटिंग हाईलैंड्स का सफ़र तकरीबन 1 घंटे का है। यहाँ से अभी हमने कोलालमपुर की एंट्रेंस को क्रॉस किया है और यहाँ नेविगेशन सिस्टम इस्तेमाल किया जाता है। नेविगेशन सिस्टम मलेशिया का अपना बनाया हुआ है। जिस तरह से गूगल नेविगेशन है, मैप है गूगल का, उसी तरह कोलालमपुर का भी मैप नेविगेशन सिस्टम है, जिसको मैं ऊपर आपको मेंशन कर दूँगी उसका नाम। मलेशिया के रोड्स बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किल है इसे समझना। अगर आप सेल्फ ड्राइव पर हैं तो आपको नेविगेशन के बगैर किसी भी डेस्टिनेशन पर पहुंचना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। इसलिए नेविगेशन सिस्टम यहाँ तकरीबन लोग वही इस्तेमाल करते हैं और वो नेविगेशन सिस्टम ही फॉलो किया जाता है। मलेशिया का मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। थोड़ी गर्मी होती है और फ़ौरन ही बारिश हो जाती है। यहाँ तकरीबन 15 से 20 दिन महीने में बारिश रहती है। गेंटिंग हाईलैंड बहुत ज़्यादा हाइट पर मौजूद हैं। ये हिल्स पर रिजॉर्ट्स बने हुए हैं मलेशिया में। ये तितिवंगसा माउंटेन्स पर वाक़या है। गेंटिंग हाईलैंड पर होटल्स हैं, शॉपिंग मॉल्स हैं, रेस्टोरेंट हैं, बहुत सारे कसिनो हैं और थीम पार्क मौजूद हैं। गेंटिंग हाईलैंड्स पर चाइनीज़ टेम्पल भी है और यहाँ केबल कार भी चलती है और स्काई व्यू भी है यहाँ। गेंटिंग हाईलैंड पर टेम्परेचर थोड़ा सर्द रहता है एज़ कम्पेयर टू मलेशिया कोलालमपुर। उसकी वजह ये है कि गेंटिंग हाईलैंड के जो माउंटेन्स हैं वहाँ पर बादल आकर टकराते हैं, तो वहाँ का टेम्परेचर कोलालमपुर के मुकाबले में थोड़ा ठंडा होता है। तो आप अगर वहाँ विज़िट कर रहे हैं तो अपने साथ थोड़े गर्म कपड़े भी लेके जाइए। ख़ास तौर पर उस वक्त जब आपके साथ बच्चे हों, उनके कपड़े लाजमी लेके जाएं। वहाँ इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं होती क्योंकि कोलालमपुर में नॉर्मल टेम्परेचर रहता है, गर्मी होती है और फिर बारिश हो जाती है। और गेंटिंग हाईलैंड में थोड़ा सर्द मौसम होता है बादलों की वजह से। इस कदर सर्दी नहीं होती कि कहा जाए कि बहुत ज़्यादा ठंडक हो। नॉर्मल जिस तरह मौसम में ठंडक सी फील होती है वो बड़ों के लिए तो बर्दाश्त के काबिल है, लेकिन बच्चे हो सकता है ना बर्दाश्त कर सकते हों। तो इस वजह से बच्चों के लिए लाजमी है कि आप कपड़े ज़रूर साथ लेके जाएं। गेंटिंग हाईलैंड का सफ़र और रास्ता बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। आसपास जंगल और हरियाली और इतने स्टीप रास्ते, बिल्कुल 30 to 35 डिग्री एंगल की चढ़ाई जिस पर एकदम से कान बंद हो जाते हैं और कानों पर बहुत ज़्यादा प्रेशर फील होता है। मलेशिया के रोड्स में एक अच्छी बात यह है कि यहाँ हर जगह पर साइन बोर्ड्स पर हर डिटेल लिखी होती है। डायरेक्शंस वगैरह और सारी नेम्स वगैरह मेंशन होते हैं कि कौन सी जगह का नाम क्या है और आपने किस डायरेक्शन में गाड़ी चलानी है।
पहले तो नेविगेशन सिस्टम को बाकायदा तौर पर फॉलो करना होता है, उसके बाद साइन बोर्ड को। यहाँ रास्ते में हमें काफ़ी कंस्ट्रक्शन के पॉइंट्स भी मिले जहाँ पर न्यू कंस्ट्रक्शन हो रही थी माउंटेन के ऊपर ही। बड़ी बड़ी क्रेन्स यहाँ पर माउंटेन के ऊपर आके काम कर रही थी। हो सकता है इन फ्यूचर में आपको यहाँ पर होटल बने हुए दिखाई दें। गेंटिंग हाईलैंड के करीब जब हम पहुँचने लगते हैं तो ये चेक पॉइंट आता है। यहाँ पर सुनने में आया था कि चेकिंग होती है कभी पासपोर्ट्स वगैरह की, लेकिन जब हम जा रहे थे तो चेकिंग नहीं हो रही थी, तो हम फिर वैसे ही गुजर गए। गेंटिंग हाईलैंड्स पर जाते हुए आपको मंकी भी देखने को मिलेंगे और इसके बारे में साइन बोर्ड्स पर भी मेंशन होता है। गेंटिंग हाईलैंड्स के दो मेन स्पॉट्स हैं। आपको जाते हुए इस बात का ख्याल रखना होगा कि आपने अगर फर्स्ट स्पॉट पर रुकना है तो वहाँ से केबल कार चलती है जो आपको हाइट पर लेके जाती है। तो अगर आपने फर्स्ट स्पॉट पर रुकना है तो आपने चेक पोस्ट के क्रॉस होने के 5 से 10 मिनट बाद लेफ़्ट पे पार्किंग अवेलेबल होती है, वहाँ पे टर्न होना है और जो साइन बोर्ड्स लगे होते हैं उसे फॉलो करते हुए अच्छी तरह से पढ़ते हुए जाना है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप सीधे चले जाएंगे, क्योंकि हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ था। हमने साइन बोर्ड को ध्यान से नहीं पढ़ा तो हम सीधा ही चले गए थे, फर्स्ट स्पॉट को मिस कर दिया था। फिर हम आगे जाके यू टर्न लिया, हमने यू टर्न लेके वापस चेक पोस्ट पर गए, चेक पोस्ट से दोबारा यू टर्न लिया और फिर हमने फर्स्ट स्पॉट पर पार्किंग ली। पार्किंग करने के बाद हम उसी बिल्डिंग में लिफ्ट से ऊपर जाते हैं जहां हमें केबल कार की लोकेशन ढूंढनी होती है और उसके बाद केबल कार का टिकट लेके हम लग गए लाइन में। आज जिस दिन हम गए उस दिन वीकेंड तो था लेकिन इतना रश नहीं था। वैसे किसी भी ओकेजन पर यहाँ बेतहाशा रश होता है। ये जितनी रोज़ आपको खाली दिख रही हैं ये अभी बंद थी क्योंकि रश नहीं था, मगर नॉर्मली यहाँ पर बहुत ज़्यादा रश होता है कोई स्पेसिफिक ओकेजन हो, ख़ास तौर पर उन दिनों में। केबल कार की टिकट तकरीबन आई थिंक 18 या 20 रिंगिट की थी फी पर्सन और इसमें भी दो ऑप्शंस थे जिसमें ग्लास फ्लोर वाला था और एक सिंपल केबल कार थी। ग्लास फ्लोर वाले की टिकट डबल थी और बग़ैर ग्लास फ्लोर के 20 रिंगिट की टिकट थी। जो ग्लास फ्लोर था वो केबल कार के फ्लोर पर ग्लास था जो आपको ज़मीन का भी व्यू देता था, लेकिन वो इतना ज़्यादा यूज़फुल नहीं था क्योंकि वहाँ लोग ज़्यादा चलते हैं तो ग्लास भी ख़राब हो गया था, इसलिए हमने सिंपल वाली ही ली। अगर आपने केबल कार की राइड और केबल कार से व्यूज़ को एंजॉय करना है तो आप फर्स्ट स्पॉट पर लाजमी रुकें और वहां से केबल कार लेकर सेकंड स्पॉट पर जाएं। और अगर आपने बीच में टेंपल पर चाइनीज़ टेंपल को विज़िट करना है तो आप डायरेक्ट भी अपनी गाड़ी के थ्रू सेकंड स्पॉट पर जा सकते हैं। वहां तक पहुंचने का भी नेविगेशन का रास्ता सेम है। आपने फर्स्ट स्पॉट को छोड़कर आगे सेकंड स्पॉट की तरफ अपने मैप को फॉलो करते हुए जाना है। ये चाइनीज़ टेंपल है और यहाँ पर केबल कार का दूसरा स्टेशन है। ये स्टेशन रात 7 बजे तक वर्किंग कंडीशन में होता है, उसके बाद बंद हो जाता है, जबकि ऊपर वाला मेन स्टेशन रात 11 बजे तक वर्किंग कंडीशन में होता है।
इस स्पॉट पर हम गेंटिंग हाईलैंड्स में इंटर हो जाते हैं और ये थीम पार्क का ऊपर का व्यू है। हम थीम पार्क में नहीं गए थे क्योंकि उसकी टिकट बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव थी, तकरीबन 150 रिंगिट से ज़्यादा। तो हमने थीम पार्क विज़िट नहीं किया। हम फिर गेंटिंग हाईलैंड्स की बिल्डिंग्स के अंदर ही घूमते रहे। जो उन्होंने एक्टिविटीज़ अरेंज की हुई थी उन्हें ही हमने देखा और हमने वहाँ पर काफ़ी इंजॉय किया। केबल कार से उतरते ही हम गेंटिंग हाईलैंड्स की मेन बिल्डिंग के अंदर ही एंटर होते हैं, तो वहाँ का व्यू बहुत ज़्यादा ही अच्छा था, काफ़ी मैजिकल था। बहुत बड़ी बड़ी स्क्रीन्स और लाइट्स थीं जो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव थी। गेंटिंग हाईलैंड्स पहुँचते पहुँचते दोपहर हो गई थी, तकरीबन 3 से 4 बजे का टाइम था। फिर हम रेस्टोरेंट ढूंढते रहे। यहाँ पर नॉन हलाल और हलाल का कॉन्सेप्ट है काफ़ी ज़्यादा, तो यहाँ हलाल खाना भी ढूंढना पड़ता है। और यहाँ के रेस्टोरेंट वाले भी ख्याल रखते हैं, मतलब ओवरऑल मलेशिया में इस बात का ख्याल रखा जाता है कि अगर आप मुस्लिम हैं तो आपको वो पहले मेंशन कर देंगे कि आप इस रेस्टोरेंट में इंटर ना हों, यहाँ पर हलाल फूड अवेलेबल नहीं है। उसकी वजह यह है कि यहाँ चाइनीज़ कम्युनिटी काफ़ी ज़्यादा है, तो चाइनीज़ रेस्टोरेंट में नॉन हलाल खाना भी होता है। इस वजह से अलग चाइनीज़ रेस्टोरेंट होते हैं और मुस्लिम रेस्टोरेंट भी होते हैं। इसी तरह गेंटिंग हाईलैंड्स पर भी कुछ हलाल और नॉन हलाल रेस्टोरेंट्स थे और एरियाज़ बने हुए थे जहाँ पर बाकायदा मेंशन भी था कि ये फूड हलाल नहीं है और ये फूड हलाल है। और अगर जहाँ पर जिस रेस्टोरेंट पर मेंशन ना भी हो वहाँ पर आपको वहाँ की जो सर्विस करने वाले बंदे होते हैं वो आपको बता देंगे कि यहाँ फूड हलाल नहीं है, आप यहाँ पर ना आएँ खाना खाने। फिर हमने ढूंढा यहाँ पे हलाल रेस्टोरेंट और फिर खाना खाया, और खाना खाने के बाद हमने मज़ीद एक्सप्लोर किया। गेंटिंग हाईलैंड की इंटरनल बिल्डिंग बहुत ज़्यादा बड़ी है, यहाँ पर चीज़ें ढूंढना काफ़ी मुश्किल रहा। फिर हमें जाके प्ले एरिया मिला और जहाँ पर बेतहाशा गेम्स थी और लोग बहुत ज़्यादा गेम्स खेलने में मशगूल थे। गेम्स खेलने के बाद हम बिल्डिंग से रास्ता ढूंढते ढूंढते बाहर निकले और हमने देखा बाहर का व्यू कुछ ऐसा था कि सिर्फ हमें होटल्स की बिल्डिंग्स ही नज़र आ रही थी, क्योंकि सारा व्यू सिर्फ केबल कार से ही नज़र आता है। और गेंटिंग हाईलैंड पर पहुंचने के बाद आपको कोई ख़ास व्यू नज़र नहीं आएगा, सिर्फ बिल्डिंग्स ही नज़र आएंगी। हाँ, पर एक चीज़ हमें वहाँ पर मिली, जो थे बादल जो गेंटिंग हाईलैंड पर टकरा रहे थे, और इन बादलों की वजह से ही हल्की सी सर्दी महसूस होती है जो काबिल बर्दाश्त है। इसके बाद हम इंटरनल बिल्डिंग में विज़िट करते रहे और यहाँ पर काफ़ी शॉप्स हैं, बहुत ही ज़्यादा शॉपिंग मटेरियल्स यहाँ पर पाए जाते हैं और एक्सपेंसिव भी हैं। यहाँ पर जैसे मैंने स्टार्ट में बताया था, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हमने विज़िट करना ज़रूरी नहीं समझा, ज़रूरी भी नहीं था। फिर हम एग्ज़िट का रास्ता ढूंढते रहे और इतना कॉम्प्लिकेटेड रास्ता है कि हम एक जगह से 2 मरतबा भी गुजरे, तो बड़ी मुश्किल से केबल कार का एग्ज़िट वापस उसी जगह पे हमें वापस एग्ज़िट मिला और फिर हम वहाँ से वापसी के लिए निकल पड़े। जब हम केबल कार से वापसी के लिए निकले तो अंधेरा हो चुका था और बादल इस कदर नीचे आ गए थे कि हमें केबल कार से बाहर का मंजर कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। सिर्फ लाइट्स ब्लिंक करती हुई नज़र आ रही थी और केबल कार का जो पोल था वहाँ की लाइट हमें नज़र आ रही थी, जो आपको यहाँ वीडियो में नज़र आ रहा होगा। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब लाजमी करें और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।